हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी हमारा समय है 3:30, सुबह के 3:30 बज रहे हैं। दोस्तों, आज है 13 जून 2000 आपका 20। तो दोस्तों, आपके लिए आज हम ले आएंगे एक 500 क्वेश्चन का महामैराथन सीरीज जो है। इस वीडियो को आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे आज। ठीक, तो दोस्तों, ये हमारा जो 500 क्वेश्चन का महामैराथन आपको मिलेगा दोस्तों, ये आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट में आपको लगभग 200 क्वेश्चन मिलेंगे, 250 क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में लगभग 250 क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों, अगर ये आप पूरा सीरीज देख लेते हैं तो अगर 5 जुलाई को पेपर होगा तो समझ लीजिए कि पेपर यहाँ से बाहर तो जाएगा ही नहीं। अब क्योंकि अगर अभी आप देखेंगे, इस वीडियो को जब देखेंगे तब आपको मालूम होगा कि पेपर का लेवल किस हिसाब से, मतलब हम किस हिसाब से कोई चीज़ एक्सप्लेन किया गया है, एक एक क्वेश्चन का कितना कितना एक्सप्लेनेशन किया गया है, उसको देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो इसको अगर आप देख लेंगे ना तो काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से पूरे एनसीईआरटी के सब पूरा मतलब एकदम समरी सार आपको दे दिया गया है। पूरा इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलो भैया, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस पर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, ठीक है? इस पर मत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर देखिएगा सिर्फ। लिखा गया है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें जमीन या जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इन पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन आप लोग समझे? ठीक, तो अब क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? पेड़ तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखो, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को घुमा कर किस प्रकार से पूछा है, देखो आप लोग यहाँ देखो। क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दिया गया है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए, क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन उसको घुमा कर पूछ लिया जाता है। तो आप लोग कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, दिया गया है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर की होती है। ठीक, कोई बात नहीं है। इसकी लंबाई 3 से 3.5 मीटर होती है, लेकिन 4 मीटर तो हमारा एवरेज चल जाएगा। ठीक, दिया गया है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के में भीतर तक जाती हैं। अभी इसके पहले वाले सेंटेंस सेम टू सेम कहा गया है, जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक, आगे देखिए, यह वृक्ष इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। यह हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, इसका ABC आंसर सही हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 2 तरीके से या कई तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का बेसिक पता हो जाएगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो यहाँ 2 क्वेश्चन हम आपको डेमो दिए। अब क्या है कि आप सबसे पहली बात, आप जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी को आप उखाड़ दीजिए तो काम खत्म। ये आपका रेगिस्तानी ओक हो गया और ये आपका हो गया इसके बारे में। अब इसी में से आपको तोड़ेगा मरोड़ेगा, जो भी पूछना होगा इसी में पूछेगा। ठीक, अगर आप इसको समझ लिए, इसको पढ़ लिए तो काम बन गया। लिखा गया, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है, दिया है। आगे देखिए, और पत्तियां बहुत ही कम, अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन की कितनी गहराई तक जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लिटा दिया जाए, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के यहाँ देखिए, यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते हैं। जब कभी उस इलाके में पानी नहीं होता है, वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक, ये आपका बेस है, मतलब ये आपका एनसीईआरटी है दोस्तों। ये देखिए, एनसीईआरटी में लिया गया है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेगा। तो आप अगर इसको पकड़ लेके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी किस तरह से भी घुमाएगा, कभी गलत ही नहीं होगा। तो आपको इसको पढ़ना है।
ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो एक एक चीज़ क्लियर करना है दोस्तों, गलत नहीं होना है, ठीक है। और एक एक पॉइंट को आराम से समझते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला कथन देखिए क्या है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा देखिए, इसे जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। या तीसरा देखिए, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। या डी वाला देखिए क्या है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये रेगिस्तानी ओक के बारे में अभी पढ़े हैं, ठीक। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखिए ए बी सी सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, बस आप क्वेश्चन को समझते रहिए। क्वेश्चन को एक एक पॉइंट आराम से समझिए, आराम से समझेंगे तो सही आएगा। अब देखिए देखा जाए ये कहानी है, थोड़ा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए खिजड़ी के बारे में, वृक्ष के बारे में है। आगे देखिए ये कहाँ पर है, देखिए अगर कभी पूछेगा उस गाँव का नाम खिलजड़ी है, खिलजड़ी है जहाँ पर खिजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ से ये, हाँ देखिए ये खिजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं लगता। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतनी बार सीटेट में पूछा गया दोस्तों ने, इतनी बार पूछा गया, समझिएगा। आपको हम जड़ में घुसा, मतलब आपको हम पूरा सब निचोड़ दे रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन मत दीजिए। आप यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन, ये बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए, इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है, ये भी पूछा गया है। आगे देखिए, इसकी पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते भी हैं। तो आप ध्यान ये देना, इतना चीज़ तो आपको ध्यान ही देना है। कितना इसको ध्यान देना है, पेड़ की छाल किस काम में आती है, लकड़ी का कीड़ा नहीं लगता, इतना आपको ध्यान देना, ठीक। यह कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो भैया आगे देखिए क्या है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। आप अपना अत्यधिक भार होने के कारण हाथी आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। हाथी एक दिन में 10 घंटे सोते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन या भार लगभग 2 कुंटल होता है, ठीक। अब देखो कैसे हम इसका एक एक पॉइंट समझेंगे अब, ठीक है। अगर दोस्तों आपको लग रहा है वीडियो बहुत धीमा चल रहा है, तो आप सेटिंग में जा करके इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को सबको लेकर चलना रहता है। कुछ लोगों को लगता है वीडियो फास्ट है, कुछ लोगों को लगता है वीडियो धीमा है। जिनको लग रहा है वीडियो धीमा चल रहा है तो सेटिंग में जा करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए हाथियों के बारे में क्या देखना है। यहाँ देखिए, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, ठीक, 2 से 4 घंटे से सोता है। आगे देखिए, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना भाता है, वह इसके शरीर को ठंडक प्रदान करता है, ठीक। आगे देखिए, वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करता है, ठीक। हाथी का कान क्या होता है दोस्तों, पंखा होता है। एक एक पॉइंट याद करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक। आगे देखो एक चीज़ और आगे मिलेगा। आगे देखिए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 10-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर झुंड छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने भी पॉइंट हैं दोस्तों, इन सभी से क्वेश्चन बने हैं आपका एक एक पॉइंट से। कभी भी इस वीडियो को 2 बार तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखिए दिया हमारा क्वेश्चन, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा देखिए, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर
ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए कहाँ का? आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो ये हमारा जो गांव है ये दोस्तों कहाँ है? असम में है। ठीक, असम का ये गांव है। तो असम का गांव है तो देख लेते हैं क्या है। ये देखिए आपका है घर। ठीक है, दिख रहा है ना घर चित्र में। अब इसको पढ़ लीजिए। लिखा है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। हमारे घर जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों से बनाया जाता है। तो इसको आप लोग समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो भैया आगे एक एक पॉइंट समझाएंगे दोस्तों, आराम से समझिएगा, क्लियर करते रहिएगा। ठीक, चलो आगे देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है। हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज जिसे जैसे टपिकोवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, अब देख लेते हैं भैया। ये देखिए भाई साहब केरल के हैं। तो इनको क्या है, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर पेड़ के ऊंचे पेड़ पर, दूसरे ज़मीन के नीचे। ठीक, तो जो पेड़ के ऊपर होता है उसको कहते हैं नारियल, और पेड़ के नीचे होता है जो उसको कहते हैं दोस्तों टैपियोकोआ। तो ये लोग क्या खाते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोकोआ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए और सब और कहीं के और सब के बारे में जान लेते हैं, और सब कहाँ पर क्या खाते हैं। तो अगर कश्मीर के बारे में देखा जाए, कश्मीर में लोग क्या खाते हैं, तो सरसों के तेल में बनी हुई मछली। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या? जम्मू कश्मीर। लेकिन यहाँ देखिए, एक बार हम गोवा गए, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग ही था। तो गोवा के लोग क्या खाते हैं? नारियल में बनी हुई समुंदर की मछली। ठीक, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर के लोग। ठीक, और नारियल के तेल में बनी हुई मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो आगे और देख लेते हैं भैया इसके बारे में क्या है। आगे और देख लेते हैं, ये आपका लीचन का देख लेते हैं। ये हांगकांग में रहती हैं और इनको एक चीज़ खाना पसंद है, लिंगहुफेन। ये लोग क्या खाते हैं? लिंगहुफेन। क्या होता है, जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंगहुफेन खाते हैं। तो हांगकांग के लोग क्या खाते हैं दोस्तों? सांप का मांस खाते हैं, और उसका नाम क्या है? लिंगहुफेन। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए भैया, समझ में आ रहा है ना? चलो आराम से समझिए, एक एक पॉइंट क्लियर करके समझते रहिए। आगे देखिए, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? अब भैया इन तीनों चीज़ में क्या मिलता है? तीनों चीज़ मिलता है आपको आयरन। तो बच्चे को आयरन की कमी होगा या इस व्यक्ति को किसी कमी होगा आयरन की, तो हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, अब देखो एनीमिया हो जाएगा। तो भैया आगे देख लीजिए, एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और बना है, सेम टू सेम। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा गया है। देखिए, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से कि किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा। अभी देखिए दोस्तों, इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, रुक जाइए पहले। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही क्वेश्चन था, घुमाया गया। क्या क्वेश्चन आपका आ गया? बताइए क्या आंसर पीछे दिया था। तो आंवला, पालक, गुड़ में पाया जाता है, यही दिया था ना पीछे। देखिए ये कहाँ गया? हाँ, ये दिया था पीछे, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुड़, यहाँ देखिए आंवला, पालक, गुड़। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए अनीमिया क्या है। ठीक है, तो अनीमिया के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी। ठीक है, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि आयरन की कमी या लोहा होता है। ठीक है, तो आपको ये एनसीईआरटी है दोस्तों, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां में क्या मिलता है? दोस्तों आपको आयरन यानी लोहा मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे भैया देखते हैं। आगे हमारा क्या है? बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए
क्या है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, चील, बाज और गिद्ध। क्या होता है देख लेते हैं एनसीईआरटी की जुबानी थोड़ा सा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो चीज़ हम 2 मीटर की दूरी से जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी पर से दिखाई पड़ती हैं, वह चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक, इनकी नज़र क्या होती है, बहुत तेज होती है दोस्तों। अगर हम 4 किलोमीटर देखेंगे तो ये 16 किलोमीटर देख लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे। अब देखिए बहुत से लोग यही गलती कर देते हैं। ईबीएस संक्षेपण का अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, पता है ना। चलो आगे आगे देख लेते हैं। हमारा लिखा गया है कुछ जानवर रात में जगते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग क्या हैं। तो वे रंग आपके हो जाएंगे दोस्तों काला और सफ़ेद रंग। वो काला और ब्लैक एंड वाइट उनकी दुनिया होती है दोस्तों, वो काला और सफ़ेद में देखते हैं। ठीक है, पहले वाले ये थे पूर्व हमारे। अब देखिए क्या है, देखिए आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद यानी और काली में ही देखते हैं। कैसे, अब देख लीजिए। दिन में देखिए कुछ जानवर इसको ऐसे देख रहे हैं, कुछ जानवर ऐसे देख रहे हैं, कुछ जानवर रात वाले बेचारे ये ब्लैक एंड वाइट की दुनिया है। कैसी, जैसे उल्लू हो गए, चमगादड़ हो गए जो रात को उड़ते हैं। तो ये सभी कैसा देखते हैं दोस्तों, इनका हमारा होता है ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में है। तो कभी कभी अगर ऑप्शन में तेलंगाना दे देगा तो भी आप लोग सही आंसर करेंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखना चाहिए आपको, तेलंगाना में है। अब देखिए यहाँ पर दिया जाता है, यहाँ पर देखिए क्या है, करघे में कई सुइयाँ होती हैं, डिजाइन व सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है, कारीगर चमकदार रंगों पर बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ। ठीक है, पूछा किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो पोचमपल्ली साड़ियों के लिए। ठीक है, यहाँ पोचमपल्ली और कलमकारी भी दोस्तों लिखा रहेगा, कलमकारी। ठीक है, कलमकारी या पोचमपल्ली साड़ियों के लिए यह पसंद है। ठीक है, और देखिए अपनी इस कला के इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। देखिए ये हमारा यहाँ का क्या है, साड़ियों का है। देखिए ये हाथ से बनाई जाए साड़ियाँ। ठीक है, ये देखिए लोग ऐसे बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। और दोस्तों के पास शेयर करके नहीं बताया हो तो उन शेयर कर देना, बोल देना कि एक जो है कि ये वीडियो देख लीजिए, इसमें अगर आप देख लेंगे तो आपका पूरा एक एक पॉइंट ईबीएस का क्लियर हो जाएगा, कभी गलत ही नहीं होगा दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप देख लिया पूरा 2 पार्ट में आएगा दोस्तों, इसको दोनों पार्ट को देख लेंगे तो ये समझ लीजिए कि एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लगभग आपका 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। देखिए क्या दिया गया है, निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। आप सब लोग जानते हैं यार क्या होता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होता है। देख लेते हैं क्या होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन बना दिया यहीं पर, उच्च जोर तेज जोर के साथ कंपकंप की जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, क्या होता है, तो मलेरिया होता है। ठीक है, देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन था, घुमाया गया उसको। आगे देखो एक क्वेश्चन और बनेगा। लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। यही इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। ठीक है, अब देखिए क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, इन सभी से मच्छर फैलते हैं जो पानी रहता है। देखिए सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता किससे, जो है आपका मच्छरों से। आगे दिया गया है आस पास पानी इकट्ठा ना होने दें, बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, गड्ढों में पानी भरने पर मिट्टी का तेल छिड़कें। ठीक है, ये हमारा होता है जांच दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ देखिए
इसका मलेरिया की दवाई, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल की से बनाई जाती है। पहले लोग पेड़ की छाल को उबालकर और छानकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। ठीक, मलेरिया की दवाई, ये आपका समझ में आ गया। अब देख लीजिए आगे। आगे देखिए क्या है कि मच्छर के पेट की कहानी। अब देखिए, एक रोनाल्ड रॉस क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जो पहली बार मच्छर के पेट में झांक कर जा कर के देखे थे, और उसके पेट में देखे थे कि एक क्या था कि जो वायरस था इसका, जो ठीक है पैरासाइट जो होता है इसका मलेरिया का पैरासाइट, उसके पेट में देखे थे। नहीं तो इसके पहले, इनसे पहले देखने से पहले सभी लोग क्या करते थे कि जो मलेरिया था इस बीमारी को मानते थे दूषित जल से होने वाली बीमारी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सबसे पहले जो है मच्छर के पेट में जा कर के देखा कि, और ये पता लगाया कि जो हमारा मलेरिया होता है किससे होता है, मच्छर से होता है। अब दोस्तों, जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मोडियम क्या होता है, इसका एक जीववाहक होता है जो, ठीक है, तो पैरासाइट होता है, क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। चलो भैया आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं सॉरी दोस्तों, तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ज़्यादा हिलाते हैं, क्यों पहला देखिए, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, इसलिए उड़ाते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते, आँख होते हैं। आगे देख लिए, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र सिर पर स्थित होते हैं और वे घूम नहीं सकते। तो हमारा इसका चौथा वाला ऑप्शन से दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, हाँ यहाँ पर दोस्तों इनके कानों के बारे में कर दिया गया, थोड़ा उल्टा हो गया ये। यहाँ पर इनके जो आँख होते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए, कान के बारे में कर दिया गया है। ये जो चिड़ियों के आँख होते हैं इनके सर पर होते हैं, और आँख जानते हैं उनका, चिड़िया का आँख जो है हिलता नहीं है, उनका मतलब होता नहीं, इसीलिए पक्षियाँ जो है सर को आगे पीछे करते हैं। और पक्षियों के बारे में देखा जाए क्या होते हैं, इनके पास कान होते हैं, लेकिन कान क्या होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक, कान होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इनके जो पंख से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। किसके, मगरमच्छ के। जैसे देखिए छिपकली के भी ऐसे होते हैं, मगरमच्छ के भी ऐसे होते हैं, चिड़ियों के भी ऐसे होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं भैया। अब देखो हमारा मैप से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। अब बताओ, जम्मू कश्मीर पड़ोसी राज्य कौन सा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिल्कुल गलत। उत्तराखंड राजस्थान, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश पंजाब आपका हो जाएगा, ये तो सही है, जम्मू कश्मीर का राज्य। ठीक है, अभी बता रहे हैं कैसे होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश समुद्र बंगाल की खाड़ी पर है। बंगाल की खाड़ी पर आपका पुदुचेरी है। ठीक है, अभी बता रहे हैं, देख रहे हैं, अभी आप लोग सब देखिएगा। इसीलिए दोस्तों आगे देख लीजिए पहले क्वेश्चन। देखिए, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम मैप दिए हैं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा के उत्तर में इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होइए। देखिए सिर्फ क्वेश्चन देखिए, कितने क्वेश्चन मैप से आपके बने हैं। ठीक, आप लोग मैप नहीं पढ़ते हैं ना, देखिए कितने क्वेश्चन बने हैं, सिर्फ मैप से ही इतने क्वेश्चन बने हैं। लिखा गया, निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से किस एक समूह तट अरब सागर पर है। अरब सागर पर है, तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा इसका। देखिए, ये वाला हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा नहीं होगा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक नहीं होगा। तो आपका बचा क्या है, कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए हमारा क्या है। करीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाती है, उसे किस दिशा में यात्रा करना चाहिए। तो अब देखिए ग्वालियर कहाँ है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम लोग मैप देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये दिल्ली है। ठीक है, अब देखिए ये दिल्ली है आपका, यहाँ से दिल्ली है, ये ग्वालियर जा रही है, किस दिशा में जाएगी। ठीक,
आपको अगर मैप पता रहेगा एक एक पॉइंट का आंसर आप लोग दे ले जाएंगे। तो इसीलिए भैया मैप को आप लोग क्या करिए, अगर मैप आपके रूम में नहीं है, आपके पास नहीं है, तो मैप को मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और उसको रोज़ डेली एनालिसिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखिए क्वेश्चन काफ़ी लोगों को तो हवा नहीं लग रहा होगा, बोल रहे होंगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखें आगे तो देखिए यहाँ पर देखिए पिछला वाला क्वेश्चन। हाँ, तो वह ग्वालियर अपनी मामी के पास घूमना चाहती, किस दिशा में जाएगी? तो ये दिल्ली से इधर ग्वालियर आया जाएगा तो पश्चिम दिशा में जाएगी। ठीक, मैप अगर आपको याद रहेगा तो पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। गुजरात के समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? देख लीजिए, ये देख लीजिए, गुजरात यही है ना। गुजरात के समीपवर्ती, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है। गुजरात के समीपवर्ती राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, सीधा सा आंसर हो जाएगा। तो मैप आपको पता होना चाहिए। आप लोग मैप को डाउनलोड मोबाइल में कर लीजिए, चाहे रूम में लगा लीजिए छोटा सा मैप, चाहे बड़ा सा मैप, जो भी मैप, बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैप से 2 नंबर क्वेश्चन हर बार पूछा गया दोस्तों सीटेट में, इन्वायरमेंट में। ठीक है, 2 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है। आगे लिखा गया है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र का नाम बताएं। बताए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण का मिलान करें। अब घरों का मिलान करना है। मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख। तो बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, हाउस बोट, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, या पत्थर के घर जिनके फर्श और लकड़ी के बने होते हैं। अब देखो भैया, इसका अगर आपको देखना हो तो भैया सबसे बढ़िया है तो इधर आप आ जाकर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बताते हैं पहले। आप देखिए आराम से देखो, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आज से आंसर पकड़िए यहाँ से, राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में जानते हैं आप लोग, कटीली झाड़ियों के अलावा कुछ होता नहीं है। तो राजस्थान मतलब बी का ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मिट्टी के घर जिनकी छतें जो है कटीली झाड़ियों से बनी होती है। अब देखो अगर नहीं आ रहा है तो अब देखो बी मतलब बी 4 हमारा या तो दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो असम, अभी हम बताए थे कि असम का क्या होता है कि बांस के खंभों पर बने हुए घर, मतलब सी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो इन दोनों को सही हो जाएगा। ठीक है, अब डी का भी दिया है ऑप्शन नंबर 5, डी का ऑप्शन नंबर 5। ठीक, अब बचा क्या है, ए का ऑप्शन नंबर 2 हो ही जाएगा। तो ए का ऑप्शन नंबर 2 हो या 3 होगा। तो ए का हाउस बोट मनाली में नहीं होगा दोस्तों। हाउस बोट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मनाली में हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में है, तो हमारा हो जाएगा पत्थर से बने हुए घर। तो ए का दूसरा मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, 2। तो कभी भी क्वेश्चन को हड़बड़ी मत करिएगा, आराम से करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसका देख लेते हैं। देखिए मनाली में क्या होता है कि मैं मनाली से आई हूँ, जो पहाड़ी इलाका है। ठीक है, हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है। मनाली में क्या होती है, बारिश बहुत होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना इसको। ठीक है, आगे दे, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ये देख पढ़ लीजिएगा आप लोग। क्या होता है, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। हमारे लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। ये कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, आगे देख लीजिए, हाउस बोट कहाँ पर है आपका, हाउस बोट आपका जम्मू कश्मीर में है। और देख लीजिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि यहाँ के लोग चाय को जो है क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। और ये क्या है, इसमें चाय में इलायची और बादाम मिला करके चाय को पीते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये सब। चलो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या 68 नंबर नहीं दोस्तों, पता नहीं कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर ही नहीं किया गया है। देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन, समझ में आ रहा है ना आपको? तो दोस्तों समझ में आ रहा हो तो लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास। देखिए आगे क्या है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन बने होते हैं। वो क्या इंगित करते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उनकी जलवायु के कारण होते हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या हो जाएगा अगर देखा जाए हमारा, तो इसका कारण हमारा हो जाएगा दोस्तों
तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर उनकी त्वचा से बाल हटा दिए जाएंगे तो ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा, कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन बालों का जो पैटर्न बना होता है इसे पहचानते हैं, हमारे ये जानवर ही है, ये जानवर ही है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देख लीजिए, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो देख लीजिए भैया, इधर आपका दिया है, ये देखिए, जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पर पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए और जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आंसर हो जाएगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा, ध्यान देना। चलो आगे आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया। हाँ, घटपर्णी निपेंथीस पौधा है, ये भारत में नहीं पाया जाता है, गलत है, पाया जाता है। मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को आसानी से चालाकी से फंसा कर खा जाता है, बिल्कुल सही है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तार ध्वनियाँ निकालता है, गलत है। का मुंह छोटी कांटियों से ढका होता, सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया इसका, हमारा यहाँ देखिए, इसका अगर सही आंसर देखा जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पौधा होता है घटपर्णी, जिसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये शिकारी पौधे हैं। देखिए हमारा क्या है, यहाँ दिया गया है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कई बार पूछा गया है। देखिए इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक, तो अब देखिए, इतना जितना हमने अंडरलाइन किया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। इसको याद रख लीजिएगा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है और कैसे खाता है कीड़े को। ठीक है, इसका चित्र आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी फायदा हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यापारी कहाँ से आए थे? तो आए थे भैया, ये दक्षिण अमेरिका से हमारी मिर्च आई है। ठीक है, कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। इसके बारे में देखिए दोस्तों, तो ये देखिए, इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी, यहाँ देखिए क्या है, इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से ले आए थे और ये पूरे भारत में लगभग उगाई जाती है। अब देखिए, पूछा जाता है आपसे कि सोयाबीन कहाँ से आया था? ठीक, तो सोयाबीन कहाँ से आया था? सोयाबीन आया था दोस्तों आपका चीन से। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि भिंडी कहाँ से आई थी? तो भिंडी आपका आई थी अफ्रीका से। ठीक दोस्तों, और आपसे पूछा जाता है कि आलू, टमाटर, ठीक, ये कहाँ से आए थे? तो ये भी आपके आए थे दोस्तों, कहाँ से आए थे? ये आपके अफ्रीका से ही आए थे दोस्तों। ठीक, क्लियर हो गया? ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये पूछा गया है दोस्तों। चलो आगे देख लेते हैं, हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है? आगे देख लो भैया इसका आंसर। ठीक है, देखो क्या नाम है, आगे देखिए, यहीं कहीं लिखा होगा, लिखा है फाकता, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ के बीच में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या, इसको आप लोग याद, इस लाइन को तो याद कर लेना। ठीक है, तो फाख्ता आपका कहाँ घोंसला बनाएगा भैया? ये देखो लिखा गया ना, कैक्टस के पेड़ों के बीच, तो फाख्ता बनाएगा आपका कैक्टस के पेड़ों के बीच। तो कलचिड़ी, बया, फसकरखोरा कहाँ बनाएंगे? पहले देखिए, कोयल के नंबर से आते हैं। ठीक है,
कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और चतुराई से, और कौवे को पता भी नहीं चलता है। ठीक, इतना समझ में आया। आगे देखिए, ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, ये गौरैया, गौरैया कहाँ घोंसला बनाती है? तो घर में बना देती है, कहीं भी बना देती है। ठीक है, गौरैया और कबूतर ये घोंसला कहीं भी बना देती हैं। देखिए, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार में, कहीं भी बना देती हैं। ठीक, आगे देखिए, दर्जिन चिड़िया, दर्जिन चिड़िया जो अपना जो बनाती है घोंसला, वो क्या करती है? वो दर्जिन में से उसका नाम ही दर्जी है, टेलर वाला काम करती है। दो पत्तियों को, देखिए ये पत्तियों को सी डालती है, इधर से सीती है उधर से सीती है, पत्तियों को सील करके उसके बीच में अपना घोंसला बना करके अंडे देती है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, बसंत गौरी जो चिड़िया है वो हमारा कहाँ अंडे देती है? तो पेड़ के तनों में छेद बनाकर। कहाँ पर? बसंत गौरी, ध्यान दीजिएगा, बसंत गौरी कहाँ पर? पेड़ के तनों में छेद बना करके जो है अंडे देती है। ठीक है, ध्यान देना, इसको कठफोड़वा भी कहीं कहीं कहते हैं दोस्तों, तो ये अंडे देती है। आगे देख लीजिए आपका शकरखोरा, तो शकरखोरा के बारे में देख लेते हैं। शकरखोरा देखिए, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। ठीक है, ये हमारा शकरखोरा का घोंसला हो गया। देखिए ये वाला घोंसला क्या हो गया? शकरखोरा का। आगे देख लीजिए और, ठीक, शकरखोरा घोंसला आपने देख लिया। आगे देखिए, ये घोंसला हमारा होता है वीवर पक्षी का। ठीक, वीवर पक्षी का होता है। अब देख लीजिए बीबर पक्षी क्या है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए बीबर पक्षी के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, बीबर पक्षी में क्या होता है? नर बीबर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा बीबर पक्षी उस घोंसले को देखती है कि उसमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसी में वो क्या करती है? अंडे देती है। इतने पॉइंट आपको घोंसले के बारे में याद होना चाहिए। कहिए एक बार फिर से आप लोग इसका रिविजन कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ से करिएगा। कोयल का, बसंत गौरी का, बसंत गौरी कहाँ देती है आपका? ठीक है, फाख्ता कहाँ देती है? देखिए कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक, बसंत गौरी कहाँ देती है दोस्तों? बसंत गौरी आपका पेड़ों के बीच में छेद करके देती है। ठीक है, देखिए बसंत गौरी कहाँ देती है? यहाँ पर पेड़ों के तनों के बीच में छेद करके। ठीक है, आगे देखिए ये बसंत गौरी यही है। ठीक, इसके बाद गौरैया, कबूतर ये कहीं भी अंडे दे देते हैं, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे दे देते हैं। इसके बाद देखा जाए दर्जन चिड़िया जो है दो पत्तों को सील करके अंडा देती है उसमें। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ की डाली पर बना देता है घोंसला। देखिए इसको ये अपने घोंसले में क्या लगाता है, ये भी कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, क्या लगाता है? घोंसले में बाल लगाता है, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कबूतर के कपड़ों के चीथड़े लगा देता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है ये। और आपसे पूछा जाएगा बीवर पक्षी का घोंसला ऐसे बनता है, और इसमें क्या होता है? मेल फीवर जो होता है, नर जो वीवर होता है वो घोंसले को बनाता है, और जो मादा वीवर होती है घोंसले का चुनाव करती है कि किस घोंसले में अंडे को देना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या कहा गया है? किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। लिखा गया यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। नाम हो जाएगा स्लॉथ। क्या नाम हो जाएगा इसका? स्लॉथ। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये है इसके बारे में, आप इसको बारे में पढ़ सकते हैं। ये लगभग देखिए लिखा गया है लगभग 40 वर्ष तक है, और मुश्किल से जो है ये 8 पेड़ों तक घूमने तक तकलीफ उठाते हैं। और ये क्या होता है? सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए भैया ये आते हैं। बड़े राजा महाराजा खानदान के होते हैं, एकदम सोए, एकदम मरे रहते, एकदम कितने आलसी होते हैं सोच लीजिए कि एकदम ये लोग उतरते नहीं हैं। सप्ताह में एक दिन आते हैं शौच करने के लिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर सोने का इसका दिया गया है दोस्तों। ये पूरा आपको जो नहीं होता ये पूरा 24 घंटे होता है, और देखेंगे इसमें 12 खाने होंगे, एक खाने बराबर 2 घंटे हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बताएंगे किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में बता देंगे। तो देख लीजिए, अगर देखा जाए तो 6 घंटे जग, यहाँ पर देखिए 6 घंटे जग रहा है, और बाकी ये सोता है 18 घंटे। ठीक, ऐसे देखा जाए अगर छिपकली के बारे में, तो छिपकली पूरा एक सीजन भर सोती है। जैसे ठंडी में छिपकली क्या होती है? गायब हो जाती हैं, तो सो जाती हैं जा करके।
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना भैया, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए रही तो होगी तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति कैसे अनुक्रिया कर रहा है? भैया कैसे करता है? सुनता उनता नहीं है सांप। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। कैसे? आगे देख लेते हैं। देखिए पढ़िए, देखिए। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया गया वैसे डेस्क पर कान लगाओ, फिर एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? दोनों आवाज़ में कुछ अंतर है। सांप भी कुछ ऐसे सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन में हुए कंपन को सुन पाता है। मतलब सांप कैसे सुनता है? जब कंपन होता है, वाइब्रेशन जो होता है उसी से सुनता है जी। ठीक जैसे आप सुने होंगे ना, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप किए हैं, जैसे ये सुन रहे हैं उसी प्रकार से आपका सांप भी सुनता है। क्लियर हो गया? चलो आगे देख लीजिए। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। काहे सूख गए बताइए भैया, क्यों सूख गए हैं? लिखा गया है ऑप्शन नंबर इसका देखिए ए वाला कारण कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है। हाँ हो सकता है, सही बात है। आगे देख लीजिए। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट से ढक दी गई, बिल्कुल सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं, गलत हो जाएगा। भूमिगत पानी खींचने के लिए कई पंप लगाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है कि देख लीजिए यहाँ पर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए कई जगह पर मोटर लगा करके ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनसे बारिश का पानी इकट्ठा होता था वो भी नहीं, गायब हो गए हैं। झील भी नहीं है। पेड़ों के आसपास ज़मीन को पक्का कर दिया जा रहा है। ठीक, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया ना? चलो भैया यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो बना है ना, यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि राजस्थान में एक जगह है घड़ीसर, ठीक है। वहाँ पर जो है क्या है कि 9 झील, ठीक है, 9 झील या 9 तालाब जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पानी जो है इकट्ठा होता था और पानी की कभी कमी नहीं पड़ती थी। तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए घड़ीसर कहाँ पड़ गया, घड़ीसर तालाब कहाँ पर है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर मानेंगे क्या, जो है हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। चलो भैया आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? भैया पाए जाते हैं कहाँ पर? आबू धाबी में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आबू धाबी में पाए जाते हैं। आबू धाबी देख लीजिए, आबू धाबी में ये हमारा रेत के टीले हैं। ये आबू धाबी में कहाँ मिलता है? देखो आबू धाबी में मिलता है भैया आपका खजूर का पेड़, खजूर होता है, ठीक है, याद रखना खजूर होता है। और देखो आबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, की कैपिटल है। और आबू धाबी के बारे में एक चीज़ और आपके स्टूडेंट में पूछा गया था कि आबू धाबी में जो पेट्रोल होता है वो पानी से सस्ता होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन चारों को भैया पूछ लेना। चलो भैया हमको झपकी भी आने लगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा ख़त्म करेंगे दोस्तों। अगर इधर उधर कुछ हो जाएगा तो समझिएगा, ठीक है, क्योंकि रात को इस PDF को इसको बनाने के लिए PPT लगभग मैं 11 बजे से पूरा लगा हूँ, 3 3:30 बजे पूरा लगभग इसका कंप्लीट हुआ, ठीक, इसका पूरा। इसके बाद हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो इसको देखते हुए आप एक लाइक तो कर सकते हैं दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है हमारा। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो भैया इस ढंग की पहचान करना क्या लिखा गया है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता
और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। भैया ये खेती होती है आपके झूम खेती कहलाती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जंगल देखे, जंगल में ज़मीन हो गई, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं वो बड़े बड़े, इसको क्या किया गया, उखाड़ करके फिर काट कर, उखाड़े नहीं दोस्तों, इसको काट करके वहीं जला दिया गया। फिर जला करके हल्का सा खोद करके यहाँ पर बीज बो दिया गया, फिर फसल हो गई, फिर फसल को काट लिया गया, फिर एक आध दो फसल किया गया, फिर इसके बाद मिट्टी को से छोड़ देते हैं। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर फिर जो है खरपतवार आ जाते हैं, फिर काट करके जला करके वो खेती करते हैं। ठीक, तो ये दूसरा वाला भी क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। देखिए, झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या किया जाता है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ से कुछ फंसे ही कहीं नहीं। देख लीजिए, एक फसल प्राप्त करने कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे देखिए, जो इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल में हुआ था उसे उखाड़ कर नहीं जलाते हैं यार, काट कर जलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, खरपतवार आदि को जलाने पर अपराध को खाद की तरह काम में लाते हैं, ये गलत है। इस जमीन में खेती की बारी आती है, बीज के छिड़कने से पहले गहरा खोदा जाता नहीं। हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। गहरा नहीं, हल्का खोदा जाता है, और ये बाहर से खाद नहीं लाते हैं, उसी को जलाने के बाद जो थोड़ा मोड़ा खाद होता है उसी का खाद बन जाता है, वो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करते हैं। और उखाड़ते नहीं दोस्तों, ये काट करके जला देते हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, पूरे आपके झूम की खेती क्लियर हो गया। झूम की खेती कहाँ होती है दोस्तों, मिजोरम, मतलब ये उत्तर पूर्वी भारत में आपके होती है। जैसे मिजोरम आपका हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, इधर आपका होता है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं भैया। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी की लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे एक मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत की सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। भैया एक एक पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र किस प्रदेश में या प्रदेश का भाग है, तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर का भाग। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए मेन जगह कहाँ है, तो ये लद्दाख में होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, 2 फ्लोर होता है, नीचे के फ्लोर पर कोई खिड़की नहीं होती है। लोग अपने जानवरों को रखते हैं और कुछ सामान रखते हैं और ऊपर खुद रहते हैं, लेकिन जब ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो लोग भी कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ठीक है, चलो भैया क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए हाय आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए इनका घर है, एक फ्लोर ये, दूसरा फ्लोर वो। ठीक है, आगे भैया चलो देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। क्या ठीक है, बीज किसी भी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। गाजर और देखो हाँ आगे देख लेते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। घास पौधा नहीं है। कुछ सब्जियां फल होती हैं। ठीक है, तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, बिल्कुल हमारा ये सही बात है। आप लोग जानते हैं फल होता है कुछ सब्जियां। ठीक है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। आगे देख लीजिए। हाँ, केचुओं से रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ये वाला कारण देखिए, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल एकदम 100% सही बात है, ताल ठोक मारो सही बात है। आगे देखिए, केचुए खरपतवार को खाते हैं जिनसे मुख्य फसल की रक्षा होती है। अरे यार, केचुए खरपतवार को खाते हैं जिनके मुख्य फसल की रक्षा नहीं होती। भाई ऐसी कोई बात नहीं, वो मुख्य फसल की रक्षा नहीं करते, वो मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा मिल पाता है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ACD सही हो जाएगा, मतलब CDA ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, केचुए को किसान का मित्र माना जाता है। तो केचुए से रिलेटेड हमारा पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना एक एक पॉइंट। चलो अगर दोस्तों एक चीज़ और पूछा जाए, केचुआ के बारे में पूछा जाए, केचुआ कैसा है। केचुआ द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब एक साइड इसका मेल होता है, एक साइड इसका फीमेल होता है। ठीक है, चलो भैया आगे और देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड,
होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ठीक है, हमारा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग जानते होंगे। ये थोड़ा 2018 में जहाँ तक हमको लगता है क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा वाहियात क्वेश्चन पेपर बना दिया गया था थोड़ा सा। ठीक है, आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम का प्राप्त उत्पाद नहीं है? मोम, ग्रीस, कोयला। कोयला पेट्रोलियम से नहीं मिलता भैया, और सब पेट्रोलियम से मिलता है। कैसे मिलता है देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा बढ़िया से भैया। देखिए, इसी तेल में हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ के ईंधन जानते हो, एलपीजी खाना पकाने वाली गैस, मोम, कोलतार, ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल इसी से लिए भी तेल का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में बढ़िया से। क्या होता है देखिए, ये क्या होता है कि मशीन से डालकर निकाला जाता है, एकदम गाढ़ा बदबूदार हमारा पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसको आप पूरा बढ़िया से अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो भैया एक पढ़ करके समझ लीजिएगा। आगे देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? ईबीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। हाँ है अध्याय। इनका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्या करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, गलत हो जाएगा। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने वाले भी पहले विकल्पों की प्रदान करने की आवश्यकता नहीं। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये देखिए पढ़ लीजिए। यहाँ पर सरकार ने कानून बनाया है कि अगर जंगली जानवरों को कोई पकड़ता है, छेड़ता है, उसको अपने पास रखता है, तो क्या है कि उनके ऊपर जो है कार्रवाई कर दी जाएगी। अब अगर सपेरों के बारे में देखा जाए ना, तो पूछता है कि सपेरे लोग जो को क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कालबेलिया कहते थे। ठीक है, सपेरों मतलब बहुत पहले के ज़माने में होते थे सपेरे, उनको कालबेलिया कहते थे। उनके शादी में वो लोग सपेरों वाला डांस करते थे, सांपों वाला, और उनके शादी में जो है गिफ्ट भी दिया जाता था, क्या सांपों को दिया जाता था। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। सपेरों का नाम पता होना चाहिए, सपेरों को क्या कहते थे? कालबेलिया कहते थे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होना चाहिए। चलो आगे हमारा देख लीजिए, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती करने के लिए ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? टिन मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे एक डिब्बा टाइप का टिन होता है, उसमें मान लीजिए इतना बड़ा डिब्बा है, तो आपके पास चार डिब्बा अगर बीज है, तो बोल रहे हैं हमको 4 टिन ज़मीन चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार लोग ले लेते हैं। ठीक है, यही हमारा होता है टिन। तो देखिए, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है, वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों की गई है, या वह भूमि जिसकी बीमाई 100 × 100 मीटर है। भैया ये हमारा पहला वाला अभी बता चुके हैं। जैसे ना कि आप लोग जानते होंगे कि गिलास होता है, 1 गिलास पानी आप लोग जितना पीते हैं, वैसे उनका एक मात्रक होता है कि उनके पास होता है 1 टिन का डिब्बा होता है। जैसे मान लीजिए कि जितना टिन उनके पास बीज रहेगा, उतना टिन को जमीन का एक यूनिट होता है उनके अकॉर्डिंग, तो उनका उतना उसको ज़मीन दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देख लीजिए, एक ऐसी वस्तु जिनमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है। भैया सब जानते हैं पारदर्शी होता है। ठीक है, आगे देख लो तो हाँ, बाला का पूरा नाम क्या है? बाला का पूरा नाम हमारा होता है अधिगम अध्ययन के रूप में बिल्डिंग। इसका मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड के रूप AID हमारा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लीजिए, हमारा क्या है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस में सबसे धीमी होगी? किस में सबसे धीमी होगी दोस्तों? जब सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी कर देंगे तो सबसे धीमी हो। जैसे मतलब इतना बड़ा अगर मान लो अगर आप प्लेट रख दें, ठीक है, इसका अगर तापमान बढ़ा देंगे तो पानी जल्दी उठ जाएगा, और पतला सा रहेगा, आप इतना बड़ा पतला से गिलास रख दें और उसको ठंडा करके रख दें, तो आपका इसमें पानी भाप जो है कम जल्द बनेगा, इसमें भाप जो है ज़्यादा बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? अभी बताए थे झूम वाली खेती, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन दोस्तों ये देख लीजिए, नदी बांधों से उत्पन्न विद्युत जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
देखिए पहला, देखिए यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। आगे देखिए दूसरा, जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आगे देख लिए, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं या बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप अपने से भी कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलो, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ आसान क्वेश्चन ले लिया गया है। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान मतलब आपका लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान कहते हैं अपने भारत का, ठीक है। क्यों कहते हैं? अब लद्दाख क्यों बारिश क्यों नहीं, तो जानते हैं ना, लद्दाख में बारिश जानते हैं 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है लगभग। तो क्यों होती है यहाँ पर? क्योंकि ये ठंडे क्षेत्र हमारे किसके दृष्टि छाया में है? हिमालय की दृष्टि छाया में। यहाँ पर दोस्तों क्या होते हैं? बर्फ़ पड़ते हैं, बर्फ़ मतलब बर्फबारी होती है, ठीक है। जैसे बर्फ़ पड़ते हैं ना, हम लोग यहाँ कोहरा पड़ते हैं, वैसे वहाँ पर बर्फ़ पड़ते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो है वहाँ से पानी मिल जाता है। चलो आगे देख लीजिए, ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखते हैं भैया कुछ। हाँ, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखो, लिखा गया, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? अब देखो, ये तो देखा जाए सही सही नहीं, पेडागोजी वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस पर भी हमने कुछ क्वेश्चन कर दे दिया है आपका, ठीक है। तो मतलब ऐसा है क्वेश्चन, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को ऐसा कंफ्यूज करो, मतलब बच्चों को ऐसा क्वेश्चन पूछो कि बच्चे जो हैं पक्षियों के चोंच के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहा गया है कि पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? हाँ, ये क्वेश्चन सही लग रहा है यार। दूसरा देख लेते हैं, एक पक्षी का नाम बताइए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसके खाने की आदतों से किस प्रकार के जुड़ा है। भैया ये थोड़ा सा कम डिटेल हो रहा है। आगे देखिए, एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसे किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा? गलत हो जाएगा। तोते की चोंच का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो हमारा ये तीनों जो है इनका कम डिटेल होगा, लेकिन पहले वाले का डिटेल दोस्तों ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो, पक्षियों का जो इसका चोंच होता है ना, इनको खाने के लिए अलग अलग। देखो, मांस चीरने फाड़ने वाला चोंच ऐसा होता है, देखो इसका है एकदम तीखा सा, एकदम जैसे ना मांस फाड़ने वाला होता है। अब लकड़ी में छेद करने वाला ऐसा होगा, फूलों का रस चूसने वाला ऐसा होगा, कीचड़ में छानबीन करने वाला ऐसा होगा, बीजों को दबाकर तोड़ने वाला ऐसा होगा, काटने के लिए ऐसा होगा। तो ये हमारा पक्षियों का चोंच होता है। जैसे खाना उनका होता है, वैसे उनका चोंच भी होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, चलो ठीक है। आगे भैया देख लेते हैं। हाँ, अब पक्षियों का चोंच होता है तो पैरों देख लो भैया। पैर क्या होता है? पैर पानी में तैरने के लिए ऐसे होता है, टहनी को पकड़ने के लिए ऐसे होता है, शिकार पकड़ने के लिए ऐसे होता है। इधर वाला तो दिख ही नहीं रहा कैसे कैसे होता है। चलो, ये हमारा पानी में खड़े होने वाला होगा, और ये दोस्तों ये भी हमारा टहनियों को पकड़ने वाला होगा, शिकार करने वाला होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए भैया आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्या, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जानते हैं भैया, ऑक्सीजन किट नहीं ले जाएगा तो भैया वो उसको हवा ही नहीं मिलेगा तो सब काम गड़बड़ा जाएगा। कंबल टास ले जा क्या करेगा जब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो चलो भैया पर्वतारोही के बारे में देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बारे में। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको लग रहा धीमा चल रहा हो तो इसको स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। तो देखा जाए, माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। भैया ये बात सही है, ठीक है। तो अब देखा जाए कि एक अपने यहाँ भारत की, उनका नाम क्या था? बछेंद्री पाल, ठीक है। कब गई थी? 1984 में ये जो है माउंट एवरेस्ट पर गई थी, ठीक है। तो कब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? 23 मई हमारा 1984 को ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों, ठीक है। कब? यहाँ देखिए लिखा गया है दिन में 1:07 पर, और इस चोटी का ऊंचाई जो है NCERT में 8900 मीटर दिया। 8848 नहीं करके आना है एग्जाम में, बहुत लोग पढ़े होंगे 8848, ठीक है। आगे देखिए, इसका नेपाली नाम यहाँ देखिए लास्ट में लिखा है सागर माथा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की चोटी का नेपाली नाम क्या है? सागर माथा। 23 मई 1984 को गई थी। इसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, जब ये 7300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची थी ना,
तो बहुत तेज़ी से वो एक बार बहुत तेज़ी से क्या आया था वहाँ पर कि आंधी और तूफान आ गया था, जिसके बहुत से लोगों टेंट टोंट उखड़ करके गिर गया था। तब भी वहाँ से वो हार नहीं मानी, जो है वहाँ से वो पीछे नहीं लौटी, चली गई और पहाड़ी और वहाँ जो एवरेस्ट पर दोस्तों चढ़ गई। ठीक है, तो इनके बारे में ये आप जानते रहिएगा। आगे देख लीजिए, हाँ वहाँ पर थी कब तक, 43 मिनट तक वहाँ पर थी। ठीक है, अब देख लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए क्या होता है, वहाँ पर एक लीडर बनाया जाता है। तो ये जो है एक ग्रुप लीडर थी, ग्रुप लीडर थी। क्या ग्रुप लीडर में क्या होता है, देखिए ग्रुप नंबर 7 के लीडर रहेंगे। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में कठिनाई होने पर उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सबको बताया जा चुका है। अब लीडर के बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में, देख लीजिए। एक ग्रुप लीडर की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं, देखिए बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने के बाद ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सब खाने पीने का इंतजाम देखना। तो दोस्तों ये आपके ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है। और देखें यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं समझ गई कि अनुशासन अपने आप में अलग है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ सजा है या मजा। ठीक है, अगर कोई अच्छा काम कर दिया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, ठीक है, उसने अच्छा काम किया। लेकिन अगर गलत काम किया तो जिम्मेदारी किसकी होगी, ग्रुप लीडर की। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि ग्रुप लीडर का काम क्या क्या होता है। ये चारों इसी में से एक ऑप्शन अलग दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, चलो भैया आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या है, पादप पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीज पानी द्वारा एक यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं या तक जाते हैं। गेहूं, खजूर, सेब, नारियल। तो किसके बीज सबसे छोटे होते हैं, सेब के होते हैं। तो सेब के जो है बीज जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, हाँ सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ये तो सही है। देखिए वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, अंतरिक्ष यात्री नहीं दोस्तों, महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, वह प्रथम भारतीय मूल की। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये गुजरात में अहमदाबाद की रहने वाली हैं। सेकंड वोमेन है, सेकंड वोमेन हमारा भारतीय महिला हैं। पहला हमारा महिला कौन थी जानते हैं आप लोग ना, कल्पना चावला। ठीक है, ये 2006 में गई थी दोस्तों। ठीक है, 194 दिन वहाँ पर रही थी और उसके बाद वहाँ से लौट कर आई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भैया आगे देख लीजिए। कहवा एक विशेष प्रकार का चाय, ये चाय पेय पदार्थ है, या किस राज्य में लोकप्रिय है। तो कहवा कहाँ पर है भैया, अभी बताए थे आपके, कश्मीर में है। और इसमें क्या क्या मिलाते हैं, इलायची और बादाम को मिला करके पीते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जानते हैं आप, इलायची और बादाम एनर्जी ज़्यादा देते हैं और वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर चाय में मिलाते हैं इसको। चलो आगे देख लेते हैं। शकरकंदी जड़ है क्योंकि, जड़ क्यों है भैया, क्योंकि यह भूरे रंग की होती है, लाल होती है, इसे कोनो बात नहीं गलत है। जमीन के नीचे उगती है, बिल्कुल सही है। इसमें रेशे की भांति ढांचा होता है जो जल तथा खनिज लवण सूख लेता है, गलत है। वह या भोजन भंडारण करती है। तो हमारा इसका बी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लीजिए, हाँ इसके बारे में, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी तथा कुछ नर मधुमक्खियाँ तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों से रस के खोज में चारों ओर उड़ती हैं, बिल्कुल सही है। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता, बिल्कुल सही है, उसके पास कोई कार्य नहीं, वो बेचारा बेरोजगार होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। श्रमिक मधुमक्खी केवल मादा होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, अगर हाँ इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। हाँ अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन दोस्तों उसको नहीं लगा मिला, वो भूल छूट गया। अब देखिए, हमारा रानी मधुमक्खी होती है, ऐसे हमारा
चींटियों में भी सेम कंडीशन होता है। रानी चींटी होती है, सिपाही चींटी होती है, मजदूर चींटी होती है, ठीक है। और ऐसे हमारा ततैया जानते हैं आप लोग, ततैया और बर्रे भी ऐसे होते हैं, दीमक भी ऐसे होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेम कंडीशन पूछेगा कि ततैया भी ऐसे रहते हैं, ततैया में भी यही सेम कंडीशन, जैसे जो कंडीशन आपको मधुमक्खी में मिला है सेम कंडीशन आपका ततैया में भी होता है, बर्रे में भी होता है, और क्या बोलते हैं चींटियों में भी होता है, और दीमकों में भी होता है। क्लियर हो गया ना। चलो भैया आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? तो भैया रेशम का कीड़ा पहचान सकता है। देख लो आगे क्या लिखा गया है। लिखा गया है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हो। भैया आप अपने वाली कितने दूर से पहचानते हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हो। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। कमेंट जरूर करना कितने किलोमीटर से आप पहचानते हो अपने वाली को, ठीक है। चलो दोस्तों मजाक था ये, थोड़ा सीरियस मत लेना। चलो इसके बारे में और देख लेते हैं भैया। जब सुगंध के बारे में मतलब थोड़ा सा ना सूंघने के बारे में है तो पहचानने के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध की जान लेता है और उसके इलाके से बाहर बाहर का कुत्ता आया था। मतलब कुत्तों का अपना एरिया होता है, जो कुत्ते नहीं मल मूत्र करते हैं इधर उधर करते हैं, वो अपना एरिया जो है अपना बाउंड्री बना लेते हैं। इस बाउंड्री के अंदर हमारा दूसरा कुत्ता अगर आ जाएगा भैया तो भैया उसको आने नहीं देंगे, और दूसरा कुत्ता अगर आया रहेगा तो ये लोग सूंघ करके वहाँ पर पहचान जाते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा कुत्ता आया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं भैया, आगे देख लेते हैं हमारा, कुछ नर कीड़े अपनी मादा को कीड़े को अपनी गंध से पहचान लेते हैं, अभी देख चुके हैं। हाँ, एक हमारा सबसे खतरनाक जो दुश्मन इस समय घूमता है जानते हैं कि भैया मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें टूट लेता है। कहीं बैठे रहोगे जानते हो, जाकर बैठिए, मच्छर आपको 1 मिनट बाद, 1 मिनट नहीं आधा सेकंड बाद मच्छर आपको घेरना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मच्छर जानते हैं आपके तलवे पहचानते हैं। देखिए पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से वो आपको ढूंढ लेते हैं कि हमारा शिकार कहाँ पर है, चलें हम अपना शिकार करें, ठीक है। इस बात को पॉइंट को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो भैया आगे देख लीजिए, राशिद ने अपना चश्मा निकाल कर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है, इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण हो सकता है? क्या हो सकता है भैया? कि पहला वाला देखिए, उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर परत बना देता है, हो सकता है। उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की परत बना देती है, या उसके मुख से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती हैं, या उसके मुंह से निकली ठंडी हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदें बना देती हैं। तो ये साइंस का रूल है भैया। यहाँ पर उसके मुख से जो गर्म हवा निकली थी वो संघनित होकर क्या बना दी, छोटी छोटी बूंदें बना देंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों। हाँ, ये देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमने देना भूल गए दोस्तों, तो इसका डिटेल हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मधुबनी पेंटिंग के बारे में देखिए, मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है, इसका नाम मधुबनी के गांव पर पड़ा है। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके बिहार में है, और ये जो बनाया जाता है यहाँ पर सब कुछ आपका मतलब जो भी पेंटिंग बनाया गया है ना, तो आपका चावल ले लिया गया है, और नील से बनाया गया है, पत्तियों का कलर लिया गया, मतलब सब एकदम नेचुरली तरीके से बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये छूट गया है तो पीडीएफ में आपको इसको मिल जाएगा, आप उसको जा करके देख लीजिएगा दोस्तों। चलो आगे देख लीजिए, हमारा बिहार के राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन को शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर है, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर की अवधि होती है बिहार में मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है, और मधुमक्खियों के बारे में अभी आपको हम जानकारी दे चुके हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो इनका नाम हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखिए ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी, इनका आप देख रहे हैं, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं।
उनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब पढ़ लेना, ठीक है। इसका PDF दोस्तों ना आपको इसके ये आपका यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा देंगे और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर चाहेंगे तो आप लोग इसके टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, अगर नहीं मिलेगा वहाँ पर तो टेलीग्राम चैनल पर स्टडी टेक्निक 98 नाम जब सर्च करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। जो लोगो आपके यूट्यूब पर लगा है सेम टू सेम लोगो वहाँ पर लगा है, तो वहाँ से जा करके आप आराम से भी जितने भी हमारे वीडियो बने हैं सभी के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों वहाँ जाकर जुड़ेंगे तो। चलो आगे देखिए, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? सब जानते हैं गुजरात में स्थित है। भैया गुजरात में स्थित कब हुआ था? देखो 1930 में हुआ था, ठीक है। 1930 में हुआ था। कब क्या हुआ था कि इस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग क्या थे, नमक पर ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगा रहे थे, तो तब ही जो है दांडी यात्रा हमारा निकाला गया था महात्मा गांधी के द्वारा। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? ये पढ़ लेना भैया इसको थोड़ा डिटेल अपने से। PDF हम प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो मैना हो जाएगा मैना। और पूछेगा दोस्तों कौन काफ़ी हद तक पीछे? दोस्तों इसका पीछे अगर घुमाना आपका आंसर पूछेगा ना, उल्टा हो गया दोस्तों। पीछे घुमाना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा उल्लू, ठीक है। और कौन झटके से जो पीछे घुमाता है उसका नाम हो जाएगा आपका मैना। तो झटके से जो पीछे घुमाता है उसका नाम मैना, और उल्लू हमारा हो जाएगा एकदम पीछे घुमा सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2019 में ही पूछा गया था दोस्तों। आगे देख लीजिए हमारा क्या क्या कहा गया है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को, एक क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, आराम से लग जाता है। बस थोड़ा सा एक बार आराम से पेशेंस से लगाना। अगर इस क्वेश्चन को ये काम करना, पूरा पेपर जब हल कर लेना तब लगाना, अगर नहीं आ रहा होगा तो। देखो क्या लिखा गया है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 सितंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर हो तो इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल क्या थी? तो चाल बराबर आप जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय होता है, ठीक है। और दूरी देखिए हमको दिया है 2120 किलोमीटर। अगर हम समय निकाल लें तो हमारा चाल तो निकल जाएगा। तो समय निकालिए। देखिए ये भाई साहब निकले हैं 29 नवंबर 2019 को, ठीक है। कब निकले हैं? 19:45, ठीक है। अब देखिए 29 नवंबर के निकले हैं तो 30 नवंबर को भी अगर 19:45 देखा जाएगा शाम को, ठीक है, तो इनका टाइम कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 24 घंटा। और अगर 30 के बाद आता है आपका नवंबर, 30 को महीना होता है तो 1 तारीख को इनका क्या हो जाएगा? अगर शाम को देखा जाए 19:45, ठीक है, 19:45 देखा जाए तो 48 घंटा हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये शाम को 19:45 नहीं, ये है वो जो है सुबह में 11:45 पर ही पहुंच गए। तो 11 में कितना जोड़िएगा कि आपको 19 हो जाए? तो 11 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 19 हो जाएगा, मतलब 8 घंटा पहले पहुंच गए। अब देखिए इन दोनों के बीच 24 घंटा है, इन दोनों के बीच 24 घंटा है, तो दोनों मिला करके लगा आपका 48 घंटा, ठीक है। लेकिन अगर ये 19:45 मतलब शाम को 7:45 पर पहुंचते तो 48 घंटा लगता। लेकिन ये भाई साहब 11:45 पर ही पहुंच गए हैं, मतलब 8 घंटा पहले पहुंच गए हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि टोटल 48 था, 48 में से 8 घंटा घटा देंगे तो इसका मतलब ट्रेन आपका कितने घंटे पहुंच गया? 40 घंटे पहुंची। समझ में आया कि नहीं आया? भैया फिर से बताते हैं, गलती नहीं करना भैया, गलती नहीं करना। 29 तारीख को 19:45 पर चली है ट्रेन। 30 तारीख को 19:45 पर देखो ये ट्रेन हमारी 24 घंटा लगाएगी। फिर नवंबर हमारा 30 को होता है, फिर 1 तारीख को 19:45 पर हमारा इसका हो जाएगा 48 घंटा। 24 से हो गया 48 घंटा, ठीक है, 48 घंटा हो गया काम। अब देखो
भैया 19:45 पर नहीं पहुंची है, पहुंची है आपका 11:45 पे। तो 11:45 से देखोगे तो 12:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, तो सॉरी दोस्तों 11:45, ठीक है। 11:45 से 12:45, ठीक है। 12:45 से 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45। तो देखा जाए तो 8 घंटा अगर जोड़ेंगे तब जा 11 में 8 जोड़ देंगे तब जाकर आपका 19:45 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको निकाले कितना टाइम आया, टाइम इनका आया 48 घंटा। 48 घंटा में से जब 8 घंटा घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 40 घंटा। यही तो हम किए हैं ना, 48 में से 8 घंटा घटा दिए तो आपका आ गया 40 घंटा। 40 घंटे में ट्रेन आपका गुजरात से कहाँ पहुँची, नागरकोइल पहुँची। अब देखिए क्या था हमारा, कुल दूरी बटे कुल समय था, ठीक है। काट देंगे 4 कन्नन 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 थे, 3 पर किलोमीटर प्रति घंटा हमारा इसका चाल हो जाएगा, औसत चाल, ठीक है। समझ में आया। चलो भैया ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत कोई हमसे है, कोई शिकवा गिला है भैया, तो हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना या बता देना हाँ सर जी आपसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपसे हमको ये प्रॉब्लम है, अगर कोई मदद सहायता हेल्प अगर मान लो मेरे लायक हो जाएगी, वैसे भी हमारी भी हालत ही ख़राब है, तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप या मेल करके आप हमसे ले सकते हैं। आप हमको चाहे भाई, दोस्त, गुरु, दुश्मन, दोस्त जो भी समझना हो समझ लीजिए भैया। मेरा मतलब, मेरा मेन मकसद है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपको एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों हो सकता है कुछ क्वेश्चन को बताते समय आपका क्वेश्चन कभी कभी होता है कि पढ़ाते समय गलती हो जाती है, ऑप्शन बताना हो कुछ और बता देते हैं कुछ और, तो थोड़ा सा आप लोग अगर कहीं मिस्टेक अगर हो गई हो दोस्तों उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और घंटा को नहीं दबाया तो घंटों को दबा लेना भैया, थोड़ा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई, कितनी बार कहेंगे, ठीक है। तो भैया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो इसका दूसरा वाला पार्ट आएगा, जब इस पार्ट को आप लोग खूब ज़्यादा शेयर करके भैया खूब ज़्यादा व्यूज आएगा अगर, ठीक है। जितनी जल्दी आप लोग शेयर करा के अच्छा खासा व्यूज आ जाएगा दोस्तों, तो हम इसका दूसरा पार्ट ले आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताना ज़रूर भैया, तब भैया इसको कमेंट ज़रूर कर देना आप लोग, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना। और दोस्तों देखो एक बात है कि पेपर आज हो कल हो कब हो कोई पता नहीं भैया, आपकी तैयारी एकदम दबा के होनी चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी 125 नंबर से कम की नहीं होनी चाहिए। 120 नंबर अगर आप आराम से पढ़ लेंगे दोस्तों, जैसा वीडियो ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरे वीडियो हम ईवीएस के अभी ये 2 सेशन में हम पूरी क्लास पूरी एकदम कंप्लीट कर देंगे आपका, ठीक। पैडागोजिकल भी आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला पार्ट अगर ले आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हैं, और पैडागोजी भी हम दूसरा वाला पार्ट ले आएंगे, थोड़ा सा और लंबा जाएगा वीडियो, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सीडीपी ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे, सभी पोर्शन को हम पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, तो पसंद तो आई होगी। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों के लिए के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।